हाय ऑल ऑफ यू, मैं शब्बीर फ्रॉम एडुकेमी। हाल ही में आपने सुना होगा कि फ्रांस में देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ प्रोटेस्ट्स। लोग सड़कों पे आ गए हैं और बड़े तादाद में सरकार की निंदा कर रहे हैं। और ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ने अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन हैज बीन ट्राइंग सर्टेन रिफॉर्म्स इन देयर लेबर लॉज। रिटायरमेंट की एज जो 62 इयर्स होती थी, अब वो बढ़ा के 64 इयर्स कर दी गई है। And this has been done without a proper voting in the parliament, जिसकी वजह से लोग काफी भड़क गए हैं and there are a lot of arson and a lot of violence on the streets. So let me explain what the problem is, because ये जो problem है ये सिर्फ फ्रांस का नहीं है, ये problem पूरा यूरोप का है and lot of developing countries will also face this problem eventually. हालांकि इंडिया का problem इतना precarious नहीं है, though we also have our own fiscal challenges, but this is one situation we can move towards if we are not careful with the type of social sector spending we do, which is not targeted every time. So let's listen to the problem here. France एक socialist country है और उनके पूरा nation making का एक important parameter है how much is the government working for the welfare of the people. In fact, अगर आप जाएं towards the late 18th century, जब वहां पर French Revolution हुई थी, French Revolution का भी यही एक मुद्दा था कि the government, their kings, their monarchy was not supporting the people on their social issues of poverty, livelihood. तो पूरी फ्रांस की जो history of making है, it is based on support of the people for their development and welfare. ये typical एक welfare society है और यहाँ पर welfare को एक type का rights माना जाता है, अधिकार माना जाता है. Rights for livelihood, right for food, right for housing, right for health, right for education. और because of rights, जो गवर्नमेंट है वो कर्तव्यबद्ध है टू डिलीवर ऑन दीज प्रोमिसेस व्हिच आर पार्ट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस. सो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हिच इज फ्रांस फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज अ गुड परफॉर्मिंग इकोनॉमी. उनकी इकोनॉमी अच्छी थी, डेवलप्ड नेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, एंड बिकॉज ऑफ व्हिच दे कुड सपोर्ट लॉट ऑफ दीज पॉलिसीज. लेकिन आज के डेट में फ्रांस की हालत कुछ डिफरेंट है. मेरे जो नंबर्स और डेटा है वो बताते हैं, रियलिटी ये है कि फ्रांस का जो डेफिसिट है it is more than $60 billion. That's a huge amount. And that debt is approximately more than 95% of their GDP. और उनका social sector spending जो है वो 30% of GDP है. It's the highest of the European OECD countries. जो यूरोपियन यूनियन है उनके भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि कितना गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए वेलफेयर प्रोग्राम्स और सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में. फ्रांस उस लेवल से भी ऑलमोस्ट 10 परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर है. 30% ऑफ द जीडीपी गोज इनटू सोशल सेक्टर स्पेंडिंग. इनका हाउसिंग सब्सिडी ही अबाउट $20 बिलियन का है एनुअली. अब क्या हो रहा है, फ्रांस की इकोनॉमी थोड़ा सिमट गया है. इट इज नो लॉन्गर द वाइब्रेंट इकोनॉमी इट यूज्ड टू बी. उनकी मैन्युफैक्चरिंग हैज नाउ स्लोड डाउन. फ्रांस के एक्सपोर्ट्स हैव स्लोड डाउन और पिछले 20 साल में काफी कुछ एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो अब चाइना की तरफ मूव कर चुका है. The Europe as a whole has been suffering. ये फ्रांस का कहानी है, यही कहानी यूके का है, यही कहानी ब्रिटेन का है, यही कहानी स्पेन का भी है. So they have witnessed what is called as deindustrialization. और आज उनके पास उतने तादाद में ट्रेड नहीं है, ना उतना वाइब्रेंट इकोनॉमी है जहां कर कि ये सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को सपोर्ट कर पाए. और यही नहीं, फ्रांस में एक टाइप का डेमोग्राफिक प्रॉब्लम भी है जहां पर कि मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग ओल्डर, मोर एंड मोर पीपल आर एजिंग पॉपुलेशन. तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो एक्चुअली काम करती है, जो लेबर फोर्स का पार्ट बन के जो एक्चुअली जॉब करके टैक्स भरती है, ये लोग काफी कम हो गए. पहले क्या था, बिकॉज द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज लार्जर देन द डिपेंडेंट पॉपुलेशन. Approximately, France had about more than 2 people supporting 1 dependent people. यानी कि 2 लोग मेहनत करते थे, काम करते थे, उनके टैक्सेशन से, उनके इनकम से कुछ परसेंटेज चला जाता तो सपोर्ट 1 पर्सन. तो 2:1 का रेशियो था एज रिसेंट एज 2018-17 में. लेकिन अब पूरा चेंज हो चुका है. 2017-2020 में ये गिर के आ चुका है अबाउट 1.7 पर 1 डिपेंडेंट पॉपुलेशन. और अब माय नंबर टेल्स मी इट्स अबाउट 1.2. यानी कि 1.2% अगर काम करते हैं विद द टैक्स इनकम, इट्स केपेबल ऑफ सपोर्टिंग 1 डिपेंडेंट पॉपुलेशन. कहां 2 पीपल वर सपोर्टिंग 1 डिपेंडेंट, अब हो गया है 1.2% सपोर्टिंग 1 डिपेंडेंट. और फ्रांस में टैक्सेस ऑलरेडी बहुत हाई है.
फ्रांस हैज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेशन इन एंटायर ईयू और टैक्स बढ़ाना और पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि एक ही तरीका है सरकार का कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को कम किया जाए ताकि मोर एंड मोर डिपेंडेंट पॉपुलेशन कैन बी सपोर्टेड। जो फ्रांस में जो पेंशन स्कीम है which is like a support for the population that they work for some amount of years, is about 42-45 years, उसके बाद सरकार उनको पेंशन देती है। तो अगर रिटायरमेंट एज को डिले कर दिया जाए 62 इयर्स से 64 इयर्स कर दिया जाए तो जो पेंशन का बर्डन सरकार का वो 2 साल और शिफ्ट हो जाता है। एंड बाय दैट टाइम lot of people who were pensioners they also move out of the welfare group because some of them expire. इससे क्या है, सरकार का बर्डन कम हो जाएगा। So the fiscal condition of France with the high amount of social sector spending is actually not sustainable for France. और मैक्रॉन शुरू से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते आए, वो उनका हमेशा इलेक्शन मुद्दा होता है। इनफैक्ट बिफोर द पैंडेमिक 2017-18 में भी मैक्रॉन ने रिफॉर्म्स की बात की थी और उस समय प्रॉब्लम था हाई प्राइस का, तो उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए थे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। इसके consequently there was a huge protest. It was infamously called as the yellow shirt protest, जो कि फ्रेंच में is called as gilets jaunes protest, okay, which means basically yellow vest, यानी yellow shirt। जैसे yellow vest जो जैकेट पहनते हैं कर्मचारी, okay, तो वो बहुत visible होता है। So millions and millions of people came out on the streets, काफी आर्सन हुआ था, काफी लूट मार, okay, आर्सन हुआ था because of people demanding reversal for the policies that are increasing the fuel tax to control the inflation। और कहा जाता है since then 2018 और pandemic के बाद में this has been the major protest against the government। In fact मैक्रॉन का पूरा जो कैंपेन रहा है it has been around economic reforms और कहीं न कहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, but people say this is too drastic। और what is hurting the French people more is number one, ये पूरा reforms has been done without properly passing it through the parliament vote in France। ये वोटिंग ही नहीं हुआ और ये पास हो गया और वो अब नोटिफाई होने वाला है। तो लोग इससे बहुत नाराज हैं। It's almost like the democracy not at work। हाल ही में कुछ सर्वेस किए गए थे and the survey tells that more than 70% of the French population has been against this particular reform। There's lot of public anger, there's lot of protest and बिना वोट के जाने का मतलब है somewhere Macron has been trying to bypass the parliamentary system also। इसके अलावा ये भी नाराजगी है लोगों की कि while the retirement age has been increased, सरकार is not increasing the taxes against the rich। In fact जो corporate taxes हैं वो कम होने वाले हैं। So जो वर्कर क्लास है, जो पुअर पॉपुलेशन है, they believe that is anti middle class, is anti poor class। ये जो वर्कर पॉपुलेशन को ज्यादा काम करने कहा जा रहा है और उनको उस टाइप का कंपनसेशन मिल नहीं रहा है। प्लस इधर क्या हो रहा है, जो रिच लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो हाई इनकम ग्रुप है, उनके लिए टैक्सेस कमाया जा रहा है। बिकॉज मैक्रॉन बिलीव्स दैट इफ ही इंक्रीजेस टैक्सेस ऑन द कॉर्पोरेशन एंड द कॉर्पोरेट सेक्टर, द इकोनॉमी विल अगेन फ्लाउंडर बिकॉज देयर हैज टू बी इंसेंटिव फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड प्राइवेट बिजनेस टू फ्लरिश। तो एक टाइप का यहाँ पर डिबेट है कि the reforms of Macron are actually anti-poor and it's pro-rich class। To explain this, एक और बहुत important concept है फ्रांस में, the concept of social minima, यानी कि the minimum conditions the government should ensure to its population। ये minimum जो है, like I said, it's like a rights। And the interesting part is the population जिनको job मिल जाती है, उनको भी सरकार कहीं ना कहीं support करता है with additional income। Something like subsidies for population who are already in the jobs। वो नौकरी कर रहे हैं पर शायद उनका वेतन या वेज कम है according to the standard set, सरकार उनको भी सपोर्ट करती है। The system of social minima जो है targeted social welfare programs नहीं है। फ्रांस में the concept of equality है, not the concept of equity। So the population who are getting the welfare program despite the fact they probably don't need it or they don't deserve it। हाउसिंग सपोर्ट सिस्टम का जो सब्सिडी है, लाइवलीहुड का जो सब्सिडी है, प्लस लॉट ऑफ अदर सब्सिडीज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक कंडीशंस, ये बहुत बार रॉन्ग टारगेटिंग की वजह से भी सरकार का बहुत हाई बर्डन है। नेवरदलेस मैक्रॉन हैज बीन ट्राइंग फॉर रिफॉर्म्स बट लॉट ऑफ पीपल से ही इज नॉट सिंसियर इन रिफॉर्म्स। वो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा डिस्कशन करके कंट्रोवर्सी करते हैं, बट एक्चुअल इफेक्टिव रिफॉर्म्स वो करते नहीं।
एंड सम से कि मैक्रॉन का ये लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में इन्होंने किया था एंड देयर वाज प्रोटेस्ट, सेकंड टर्म में भी किया है, तो इनको आगे और दोबारा ये प्रेसिडेंट में इलेक्ट नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इनका लास्ट टर्म है। सो मैक्रॉन हैज बीन पार्टली वेरी इररिस्पांसिबल एंड मोर ब्रैश इन द वे इज कैरिंग आउट द रिफॉर्म्स। दिस इज द स्टोरी ऑफ फ्रांस, और यही स्टोरी रिपीट हुई है इन सम अदर वे इन ब्रिटेन ऑल्सो। आपने देखा लास्ट 5-6 महीने के अंदर में, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स, द टाइप ऑफ टर्मोइल ब्रिटेन हैज सीन। बोरिस जॉनसन के बाद में दे हैड द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड एज लिज ट्रस, उसके बाद में अभी ऋषि सुनाक है, और उनका भी यही कहानी है। ब्रिटेन की इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं श्रिंक हो गया है। दे हैव हैड डिजिटलाइजेशन भी इतनी अच्छी नहीं है टू सपोर्ट देयर वेलफेयर प्रोग्राम्स। उनका एक प्रोग्राम है कहलाता है नेशनल हेल्थ सर्विस NHS, which is already in deep trouble because of lack of finances and lack of funds. So पूरा जो इलेक्शन मुद्दा था, कैंपेन मुद्दा था बिटवीन लिज ट्रस एंड ऋषि सुनाक यही था। लिज ट्रस चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कट करें, ज्यादा से ज्यादा फ्यूल प्राइसेस का पैसेस कमा दें, so that as a part of supporting the population, she will give them less amount of tax burden, less amount of fuel burden. और वहां ऋषि सुनाक सोचते हैं कि नहीं, ऐसे में इकोनॉमी सफर करेगी, इकोनॉमी में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इट कैन टेक टू मच ऑफ टैक्स कट्स। बड़ा इनफेमस था लिज ट्रस का मिनी बजट जिसमें उन्होंने बहुत सारे एसेट कट्स किए थे, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई। In fact, IMF has also been very critical of the reforms that Liz Truss was suggesting as a part of reducing the taxes and controlling the fuel prices. So ये एक स्टोरी रहा है ब्रिटेन का, और ऐसा ही कुछ हो रहा है जर्मनी में भी। अक्रॉस यूरोप ये प्रॉब्लम है, और मैंने इसलिए कहा था कि इंडिया को भी होना चाहिए केयरफुल। व्हाई? बिकॉज इंडिया इन द फ्यूचर विल आल्सो हैव द प्रॉब्लम ऑफ रिवर्सिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल। हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग बूढ़े होंगे, एजिंग पॉपुलेशन होंगे, और हमारे पास हालांकि यंग पीपल तो बहुत सारे हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर एम्प्लॉयड। हालांकि द रेशियो ऑफ डिपेंडेंसी टू वर्किंग तो कंफर्टेबल है, बट द रेशियो ऑफ डिपेंडेंसी टू एक्चुअल वर्किंग, दिस इज नॉट वेरी गुड। इसीलिए ये प्रॉब्लम्स डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स की वजह से होती हैं, और हर कंट्री को ये फेस करना पड़ेगा एज द एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस एंड द यंग वर्किंग पॉपुलेशन and the employed population starts shrinking because of economic issues or because of demographic issues. ये था फ्रांस का प्रॉब्लम। This can be a part of discussion in economy में and even in social issues and social justice topics of paper 1 and paper 2 of GS. ऐसे वीडियोस आप सुनते रहें, हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। I am Shabir from Edukemi. All the best and my wishes.